नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो अब बात कर लेते हैं एमएनएस की गुंडागर्दी की। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सोमवार को नवी मुंबई के वाशी में एक टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान एमएनएस कार्यकर्ताओं ने वहां आगजनी भी की। राज ठाकरे ने टोल टैक्स को राज्य का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने बयान दिया था कि अगर टोल टैक्स लेना बंद नहीं किया गया तो एमएनएस कार्यकर्ता टोल नाके को आग के हवाले कर देंगे। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह की उठापटक इन एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मचाई। और यहाँ पूरा का पूरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आग के हवाले उसको टोल नाके को किया गया। टोल हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा स्कॅम आहे। टोल नाके के मुद्दे पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे राज्य सरकार को धमकाते हुए दिख रहे हैं। उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर समजा 4 व्हीलरला 3 व्हीलरला आणि 2 व्हीलरला जर समजा टोल नाही आहे तर आमची माणसं तिकडे प्रत्येक टोल नाक्यावरती उभी राहतील आणि 4 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर यांना कोणत्याही प्रकारचा टोल लावू देण्यात जाणार नाही। आणि याला जर समजा विरोध करायचा प्रयत्न केला तर हे टोल नाके आम्ही जाळून टाकू। पुढे काय सरकारला करायचं ते सरकारने करावं। राज ठाकरे ने नए सिरे से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे ने टोल टैक्स को राज्य का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। साथ ही सरकार से टोल टैक्स रद्द करने की भी मांग की है। सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे अपने पुराने लाउरे तो वीडियो वाले अंदाज में नजर आए। एक एक कर देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और गोपीनाथ मुंडे तक के पुराने बयान वाले वीडियो दिखाकर नेताओं को याद दिलाया कि चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आए तो टोल बंद होंगे। प्रत्येक वेळेला येऊन टोलमुक्त महाराष्ट्र करू, टोलमुक्त महाराष्ट्र करू आणि यांची सगळ्यांची सरकार येऊन गेलेली आहेत आजपर्यंत। याच्यापैकी एकही गोष्ट झालेली नाही। आणि हा अनेक लोकांचा, राजकारणातल्या अनेक लोकांचा हा उदरनिर्वाहाचं साधन आहे। त्यांच्याकडे दर दिवसाला, दर आठवड्याला आणि दर महिन्याला यांच्याकडे या टोल मधनं हे पैसे जात असतात। इस मुद्दे पर राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने का वक्त मांगा है। राज ठाकरे ने कहा कि वो सीएम एकनाथ शिंदे के जवाब का इंतजार करेंगे। उधर शिंदे सरकार में एमएसआरडीसी विभाग के मंत्री दादा भुसे ने राज ठाकरे की चेतावनी के बाद कहा कि सभी दस्तावेज हम राज ठाकरे के सामने रखेंगे। गेल्या अनेक वर्षांच्या पासूनचे जे काही निर्णय होते, मुंबई एंट्री पॉइंट पर 4 व्हीलर का टोल है, बाकी राज्यों में कहीं नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राज ठाकरे ने टोल का मुद्दा उठाकर सियासी सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन चुनाव में इसका बहुत ज्यादा फायदा उनको नहीं दिखा। और अब फिर एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने टोल का मुद्दा उपस्थित कर सरकार को घेरने की कोशिश तो की है, लेकिन इसका चुनावी फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चुनावों की बात कर लेते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस ने जातिगत गणना की बात की है। कांग्रेस कार्य समिति में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार देशव्यापी जाति जनगणना करवाएगी। कांग्रेस ने ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण के लिए 50% सीमा हटाने का वादा किया है। देखते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई तो विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए गई थी, लेकिन बैठक में जातिगत गणना पर चर्चा ही हावी रही। बैठक के बाद राहुल गांधी ने बताया कि इस मसले पर बैठक में 4 घंटे चर्चा हुई। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र में सरकार बनने पर कोरोना की वजह से स्थगित हुई 2021 की जनगणना में जाति गणना करवाने की गारंटी दी गई है। राहुल गांधी ने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग की है और इसके लिए कानून बनाकर ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा करने की बात कही गई है। कहा गया है कि महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करवाया जाएगा और इसमें एससी और एसटी महिलाओं की तरह ही ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के शासन वाली सभी राज्य सरकारें अपने यहां जाति गणना करवाएंगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी मांग का राजनीति और चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा
पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वैसे बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद थे। जब उनसे कहा गया कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान राज्य में जो जाति गणना करवाई गई थी उसके आंकड़े अब तक क्यों नहीं जारी किए गए, तो उसका जवाब सीधा नहीं दे पाए। By the time our term is over, report was not ready. When coalition government was there in Karnataka after 2018, the caste census report was ready, but the coalition government's chief minister, Mr. Kumaraswamy, did not receive that report. बैठक में पास प्रस्ताव में इजरायल और हमास के बीच चल रही लड़ाई को लेकर भी चर्चा की गई है। फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान से जीने के अधिकार को लेकर कांग्रेस के समर्थन को दोहराया गया है। युद्ध विराम तुरंत लागू करने और लड़ाई की वजहों को बातचीत के जरिए खत्म करने की अपील की गई है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने अब जाति का नया कार्ड खेला है। पार्टी को उम्मीद भी होगी कि इससे उसे सियासी फायदा होगा। हालांकि जाति आधारित राजनीति का फायदा अब तक ज्यादातर आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मिलता रहा है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां जाति गणना जारी करने की मांग कर्नाटक में काफी तेज हो चुकी है। अनुसूचित जाति के बाद अब मुस्लिम समाज भी धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार अपने ही फैलाए जाल में फंस गई है, क्योंकि सिद्धारमैया को भी आपने सुना, वो ठीक से उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रही जो जातिगत गणना कराई गई थी कर्नाटक में। लिंगायतों और वोकलिगा समुदाय जो है वो नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेंसस सही ढंग से नहीं हुआ है। दबाव सरकार पर इतना ज्यादा है कि सिद्धारमैया सरकार जाति जनगणना को लेकर ये नहीं बता पा रही कि आखिर इसे कब जारी किया जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक बैठक करके 2 मांगे रखी कि सिद्धरमैया सरकार मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल करवाए। 4% रिजर्वेशन बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। अब नई गिनती से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति के बाद मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर है। कैंसिल कराने का जरूरत भी नहीं है, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को डालना है, उतना ही गवर्नमेंट से मुतालबा है। उसके साथ साथ हमारा 4% का 7% को वो बढ़ाना जरूरी है। इससे पहला ये जनगणति रिपोर्ट जल्दी से जल्दी रिलीज करना जरूरी है। दूसरी तस्वीर एसडीपीआई के धरना प्रदर्शन की है। यह पार्टी मुस्लिमों और अनुसूचित जाति के हितों की बात करती है। कांतराज कमीशन जो कैस्ट सेंसस किया हुआ है, 5 साल हो गया, सेंसस रेडी है। ऑलमोस्ट टैक्स पेयर्स मनी 187 करोड़ रुपीस खर्चा कर है। तो इसमें टोटल 55 क्वेश्चंस के साथ सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का हर चीज इसमें सेंसस किया गया। ये इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको एक्सेप्ट करना और इसको पब्लिश करना। कर्नाटका में कास्ट सेंसस 2014 से 2018 के बीच करवाया गया था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या काफी बढ़ी है। अब तक ये माना जा रहा था कि लिंगायत आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा है और इसके बाद वोकलिगा की आबादी है। यानी इन दोनों समुदायों का दबदबा नई जातीय गणना के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में सरकार को अब अपना सर्वे गले की फांस लग रहा है। Every political party has its own agenda. हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, हमारी अपनी सोच है। अलग अलग लोग अलग अलग मांग करेंगे। हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में भी कास्ट सेंसस को लेकर काफी हंगामा हुआ। कुछ मंत्रियों ने कास्ट सेंसस पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि उनकी जातियों की गणना सही ढंग से नहीं की गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किसी तरह मामला शांत किया।
सिद्धरमैया पर जितना दबाव कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को जारी करने का है, उतना ही न करने का है। ऐसे में उनकी सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। फाइनेंशियल टाइम्स अडानी समूह के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण मुहिम चला रहा है। आज आपको बता दें कि कल अडानी समूह ने यह आरोप लगाते हुए एक प्रेस वक्तव्य जारी किया। अडानी समूह ने कहा कि अडानी समूह को बदनाम करने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स और उसके सहयोगी फिर एक पुराना और बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मार्च 2016 के DRI के एक जनरल सर्कुलर को आधार बनाया है। यह आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह ने कोयला आयात में ज्यादा दाम दिखाए हैं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के मंसूबे इस बात से जाहिर हो जाते हैं कि उसने बस एक कंपनी अडानी समूह का नाम लिया है, जबकि सर्कुलर में 40 निजी कंपनियों के नाम हैं, जिनमें रिलायंस इंफ्रा, JSW स्टील्स और SR जैसे नाम भी शामिल है। यही नहीं, इसमें NTPC सहित कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा आदि राज्य सरकारों के भी नाम हैं। इन 40 कंपनियों में से एक नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को भेजा गया शो कॉज नोटिस। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने इसे खारिज कर दिया। 24 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी DRI की अपील खारिज कर दी और कहा कि हम सरकार के इस रुख की सराहना करते हैं कि वो बेवजह मुकदमेबाजी में नहीं पड़ी, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल टाइम्स OCCRP के साथ मिलकर ये फर्जी कहानी गढ़ रहा है, जिसका मकसद अडानी समूह को चोट पहुंचाना है। OCCRP वो कंपनी है जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस जैसी संदिग्ध शख्सियत खड़ी है, जो भारत के खिलाफ बयान देती रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई के अस्पतालों की बात करते हैं। खुद सालों तक BMC की सत्ता संभाल चुकी उद्धव ठाकरे सेना मुंबई में BMC अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच कर रही है, इस शक में कि कहीं नांदेड़ जैसी स्थिति मुंबई के निगम अस्पतालों में भी पैदा ना हो जाए। उधर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 40% खाली पदों को लेकर जूनियर डॉक्टर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के आदेश पर उनके कार्यकर्ता और पूर्व नगर सेवक अपने अपने इलाकों में निगम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि डॉक्टर, स्टाफ, दवा जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं। नांदेड़ के मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों, औरंगाबाद और नागपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरों के बाद पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान के बीच विपक्ष भी हमलावर है, वो उद्धव सेना भी, जिसने खुद सालों तक BMC पर राज किया, अब BMC अस्पतालों की पड़ताल कर रहे हैं। उद्धव गुट की पूर्व नगर सेविका कहती हैं, जिस छोटा सायन अस्पताल का उन्होंने दौरा किया, वहां सुविधाओं की कमी है। मेरे ख्याल से और भी सुविधा होनी चाहिए। जैसे बड़ा सायन है, वहाँ पे इतना पॉपुलेशन को देख के वहाँ पे पेशेंट्स इलाज वहाँ पे नहीं होता है, तो वो पेशेंट्स यहाँ पे लाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वैसी फैसिलिटी होनी चाहिए और ये दुर्घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से और अच्छी तरह से फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने लंबे समय तक बीते 18 महीने से देश की सबसे अमीर महानगर पालिका BMC बिना चुनी हुई सरकार के है, एडमिनिस्ट्रेटर रूल पर है। सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर जाता है। दवा स्टाफ की किल्लत तो पुरानी है, लेकिन नांदेड़ हादसे के बाद ये पूरा मुद्दा सियासी हो चला है। इधर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुधार की उम्मीद करते करते महाराष्ट्र, मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी थक चुके हैं। मुंबई में BMC और राज्य सरकार मिलाकर कुल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और पूरे महाराष्ट्र में करीब 25। आर्थिक राजधानी में 430 डॉक्टरों की कमी बताई जाती है, तो पूरे राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 1500 डॉक्टरों की कमी है। लगभग 40% पोस्ट खाली हैं, जिससे इन ट्रेनी डॉक्टर्स की पढ़ाई, ट्रेनिंग पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, घंटों की शिफ्ट के बाद इन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड भी दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। इन सब का प्रभाव सीधे मरीजों के उपचार पर पड़ता है। महाराष्ट्र में लगभग 4000 प्रोफेसर, असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट है, उसमें से 2300 पोस्ट के अराउंड पोस्ट फिल्ड है। नियरली 1600 to 1700 पोस्ट आज भी खाली है। तो ये जो खाली पोस्ट रहते हैं वो हर डिपार्टमेंट में, हर सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। तो इसका डायरेक्टली परिणाम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं
उनके पढ़ाई पे होता है, और अगर रेसिडेंट डॉक्टर के पढ़ाई पे कोई भी इफेक्ट होता है तो डायरेक्टली पेशेंट केयर पे इफेक्ट होता है। बट वाई शुड वी सफ़र ऑल द टाइम? वी आर देयर 24/7 इन द हॉस्पिटल्स। वी आर रेसिडेंट डॉक्टर्स, हर बार हम लोग इधर काम करते रहते हैं। तो अपना स्टाइपेंड एक बेसिक है कि पर कैपिटा इनकम जितना रहता है तो जीडीपी के हिसाब से रहता है। सो अपना महाराष्ट्र में भी स्टाइपेंड जो है वो बाकी स्टेट में से बहुत कम है। दिल्ली में दे गेट अराउंड 1.2 lakhs and in central institutes like AIIMS and PGI Chandigarh they get more than 95,000 per month. So महाराष्ट्र का स्टाइपेंड नियरली 75 to 76,000 है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। 25,000 to 50,000 इज अ बिग डिफरेंस। बेसिक रीजंस दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इट इज़ कि इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर नॉट विलिंग टू कम टू गवर्नमेंट सेटअप। उसके कारण हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी MPSC का रिक्रूटमेंट थोड़ा स्लो चल रहा है और जो प्रमोशन है वो भी स्लो है। कॉन्ट्रैक्चुअल के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में लोगों को इतना उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता, तो काफ़ी लोग अवेयर नहीं होते कॉन्ट्रैक्चुअल जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उसका। और कुछ फैकल्टी प्राइवेट प्रैक्टिशनर का ये भी कहना है कि जो फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट है वो प्राइवेट में उनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो गवर्नमेंट में इट इज़ नॉट फाइनेंशियली लुक्रेटिव टू कम टू गवर्नमेंट। तो अभी हम लोग वी कैन रेज द इश्यूज, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है वो गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। बढ़ते रेसिडेंट डॉक्टर्स, चरमराई हॉस्टल व्यवस्था और कम स्टाइपेंड महाराष्ट्र के ट्रेनी डॉक्टर्स पर वाकई भारी है, जो बड़े मरीजों का भार संभाल रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों की सरकार की ओर से घोषणा तो हो रही है, पर 40% के करीब रिक्त पदों का क्या? हाईकोर्ट भी इसको लेकर सख्त है। सरकार से सवाल पूछे गए हैं कि बीते 6 महीनों में रिक्त पदों को लेकर क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी दी जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।